अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है कासिम ने, राजस्थान, इंडिया से। कासिम कहते हैं ये हम 4 दोस्तों की सच्ची कहानी है। कासिम, सलमान, फहद और एहसन की। जैसा कि मैंने शुरू में तारुफ कराया कि मेरा नाम कासिम है। हम चारों दोस्तों को बचपन से ही खौफनाक कहानियां पढ़ने का शौक था, लेकिन एहसन सबसे ज्यादा डरता था। हम चारों ही बचपन से इकट्ठे थे और अब जवान हो चुके थे, लेकिन हमारे बीच में दोस्ती का रिश्ता इंतहाई मजबूत था। हम चारों का एक दूसरे के घर में आना जाना था, और जब हम टीनेजर हुए तो हम चारों की ख्वाहिश होती कि कहीं ना कहीं कोई एडवेंचर करें, और उसमें एहसन हमेशा डरता था। हम चारों को एहसन को डराने में मजा आता था। वक्त गुजरता रहा कि हम सब की उम्र तकरीबन 24-25 साल के करीब हो गई। उन्हीं दिनों राजस्थान का एक इलाका है डंडलोड शेखावटी। ये राजस्थान में एक ऐसी जगह है डंडलोड शेखावटी जहां पे ज्यादा पुराने किले, पुरानी इमारतें और पुराने ऐसे बंगले पाए जाते हैं। कई उनमें से ऐसे हैं जो खत्म हो चुके हैं, कई अब भी मौजूद हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें लोगों ने वक्त के साथ रिहाइश भी रखी हुई है। हमारा भी वहीं पे जाना हुआ। हम चारों जब वहां पे पहुंचे तो घूमते फिरते एक ऐसी पुरानी खंडर इमारत के सामने पहुंच गए जिसको बाहर से देख के लगता था कि अपने वक्त की एक बेहतरीन इमारत होगी, अपने वक्त की एक बेहतरीन हवेली कह लीजिए, बंगला कह लीजिए। इसकी दरो दीवार को बहुत खूबसूरत बनाया गया था, कशीदाकारी की गई थी, लेकिन अब कई सालों से वीरान होने की वजह से बारिशें, मौसम की तब्दीलियां ऐसी इमारतों को जिनकी देखभाल नहीं की जाती ऐसा खौफनाक बना देती हैं कि दूर से ही भूत बंगला नजर आनी शुरू कर देती हैं। लेकिन आप अगर इनके करीब जाएं, खौफजदा होने की बजाय उनकी दीवारों पे बने हुए वो नक्श, उस वक्त की कारीगरी, उस वक्त के जो कारीगर थे उन्होंने कितनी मेहनत से उन दीवारों को सजाया था, बनाया था, उन पे कशीदाकारी की थी। लेकिन अब वो एक बंद इमारत थी, अंधेरे में डूबी हुई बंद इमारत। हम उसको खड़े घूर रहे थे कि वहीं पे फहद मजाक में बोला, क्या ख्याल है, एहसन को अकेले अंदर ना भेज दिया जाए? एहसन डर सा गया। फहद बोला, आखिर यहां भी तो कभी इंसान रहते होंगे, आबाद होगी, इसकी रौनकें होंगी, चहल पहल होती होगी, चलो यार इसके अंदर चलते हैं। एहसन मना करता रह गया कि यार क्या जरूरत है अंदर जाने की। हमने कहा यार देखने में क्या हर्ज है, देख तो लें। यूं हम चारों दोस्त उस पुरानी खंडर नुमा इमारत के अंदर चले गए। वो वाकई बहुत बड़ी इमारत थी, इतनी बड़ी कि जब हम उसके अंदर दाखिल हुए, उसके हाल नुमा कमरे को देखा जो उजड़ा पुजड़ा था, जो जालों से भर चुका था, लेकिन आज भी वहां पे एक सोफा मौजूद था। जमीन पे इतनी मट्टी जमा हो चुकी थी कि आप कदम रखते थे तो आपके पांव के निशान उस जमीन के ऊपर जो धूल जम चुकी थी उस पे नक्श हो जाते। दिन की रोशनी थी, लेकिन दिन की रोशनी के बावजूद उस हवेली के अंदर, उस खंडर नुमा इमारत के अंदर एक ऐसी खामोशी, एक ऐसी पुरइसरारियत सी थी कि हम लोग अंदर दाखिल होते हुए काफी घबरा रहे थे। लेकिन कासिम था जो आपको
आगे आगे लेकर चल रहा था। कह रहा था यार कुछ नहीं होता, दिन का टाइम है, इसमें डरने की क्या जरूरत है। अभी हम लोग उसी हाल को ही देख सके थे, क्योंकि बाकी हवेली के जालों को हटाना, रास्ता बनाना और किस तरफ जाना, क्योंकि बाहर से हमने सिर्फ उसके फ्रंट को देखा था। और फिर हम चारों बाहर निकल आए कि देख सकें ये बड़ी कितनी है। जब साइड से जाकर देखा तो पता लगा ये खंडर नुमा इमारत तो बहुत बड़ी है, दूर तक फैली हुई। यकीनन इसके अंदर जो कमरे बने हुए थे वो बेइंतहा होंगे, शायद 15, 20, 25, हम नहीं जानते। लेकिन उस हवेली की साइड से बनी हुई दीवार जो अहाता करती थी कि हवेली को बनाने के बाद उसके चारों तरफ जो दीवार बना दी गई थी वो इस तरह दूर दूर तक फैली हुई थी, जो इस बात का अंदिया था कि यह इमारत बहुत बड़ी है। हम बातें करते हुए उस इमारत से थोड़े से फासले पे आए तो वहीं एक गांव का शख्स नजर आया। मजाक में फहद ने उससे कहा कि भाई इस इमारत के बारे में क्या जानते हो, ये किसकी है, इसकी तारीख क्या है। वो शख्स रुक गया और हमें देखकर बोला, मुझे ज्यादा तो नहीं पता, इतना पता है कि ये इमारतें कई सालों से बंद हैं। ये नहीं, ऐसी कई और इमारतें भी हैं जिनको दिन की रोशनी में भी कोई नहीं जाता। और उसकी वजह है इन इमारतों के अंदर वो मखलूक आबाद हो चुकी है, अब वो किसी को आबाद भी नहीं होने देती। हां, कुछ इमारतें ऐसी हैं जो शुरू से इंसान के पास रही हैं, इंसान ने उसको आबाद रखा है, इसीलिए आज तक वो आबाद है। जिन इमारतों को इंसान ने खाली छोड़ दिया और कई साल तक वो खाली रहीं, उसके बाद फिर बसेरा हो गया उस मखलूक का, और उस मखलूक ने किसी इंसान को आबाद नहीं होने दिया। कोई रहने भी गया तो किसी को फिर रहने नहीं दिया। सलमान बोला, क्या करती है मखलूक वो? तो वो बोला, क्या तुम नहीं जानते जिन्नात इनका इंसान के साथ क्या करते हैं? वो इंसान को शुरू में तो बड़े आराम से कह देते हैं कि इसमें दाखिल भी ना होना, कोई ना कोई खटका, कोई ना कोई आवाज, कोई ना कोई ऐसा पैगाम दे देते हैं कि चले जाओ, हम यहां मौजूद हैं। जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा लेकिन खटका कर रहा है, आवाज पैदा कर रहा है, वो तुम्हें तंबीह कर रहा है, इंतबा दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, चले जाओ। और फिर भी कोई जिद पे अड़ जाए तो फिर वो तो जान से भी मार देते हैं। और जब इंसान मर जाता है तो आप किसके ऊपर पर्चा कराएंगे, किसको गिरफ्तार करवाएंगे, किस पे इल्जाम लगाएंगे? सलमान बोला, क्या कभी ऐसा हुआ है कोई गया हो और उसके साथ? तो बोला, ना जी ना, मैं नहीं बताऊंगा, बस इतना बता चुका, ये भी काफी है। एक नहीं, उसने इधर उधर देखा जैसे सरगोशी के अंदाज में कहने लगा हो, एक नहीं कई लोगों की मौत वाकई हुई है। दूर रहिएगा जी, इस इमारत से दूर रहिएगा। और वो कहता हुआ जल्दी से चला गया। कासिम ने जोर से कहका लगाया और कहा, यार ये लोग कितने मासूम हैं, आज भी इतना डरते हैं और ऐसी इमारतों को ऐसी जिनों भूतों वाली इमारतें बना दिया हुआ है कि लोग पहले से ही दिमाग बना के जब अंदर दाखिल होते हैं उनके दिमाग में होता है कि कोई खटका हुआ, हो सकता है कोई जानवर हो, कोई चूहा हो, कोई और चीज हो जिसने खटका किया हो। तो जिसके दिमाग में पहले से ये बात होती है कि यहां पे तो जिन है, उसकी तो दिल की धड़कन वैसे ही तेज होती है, ऊपर से हल्का सा भी खटका हो गया उसकी तो जान निकल जाएगी। हो सकता है वो दिल का दौरा पड़ने से ही मर जाए। यार ये सब फजूल की बातें हैं। सलमान उसे बोला, नहीं यार ये फजूल की नहीं है, मैंने भी सुना है जो इमारतें कई सालों से बंद रहे वहां पे ऐसे मसले होते हैं। तो उन सब में जो डरपोक था एहसन बोला, भाई यहां से तो चलो, मुझे तो अभी डर लग रहा है कुछ हो ना जाए। बाकी तीनों ने जोर से कहका लगाया कि चलो भाई, एहसन को कुछ हो ना जाए। वो चलते हुए अपनी रिहाइश की तरफ जा रहे थे जहां पे एक बेहतरीन इमारत में उनकी रिहाइश थी। ये ट्रिप उनका 3 दिन का था और वो 3 दिन के लिए घूमने फिरने के लिए आए थे। वो चारों खाती पीती फैमिली से ताल्लुक रखते थे, पैसे की, गाड़ी की, किसी चीज की उनको कमी नहीं थी। वालिदैन उस इलीट सोसाइटी से वाबस्ता थे
जिसकी बुनियाद पे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा आज़ादी और वो तमाम चीज़ें मुहैया कर दी गई थी जिनकी इंसान 30 साल तक ख्वाहिश करता है और उसको मुहैया नहीं होती। हमारे पास सब कुछ था। शाम होने लगी थी, बातों का जब जिक्र चल पड़ा तो वही हवेली का फिर से जब जिक्र हुआ तो कासिम फिर से बोला, अरे यार छोड़ो, तुम्हें कहा भी है ये सारी फजूल बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बचपन में हमने कहानियां नहीं पढ़ी जिन भूतों की, सारे पढ़ते आए हैं, हमें सबको शौक था। ये सिर्फ कहानियों में लिखा होता है, हकीकत में नहीं होता। मैं इसको नहीं मानता। बातों का एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा, एक बहस सी छिड़ गई और उस बहस में तकरार इतनी बढ़ी कि कासिम ने कहा, अच्छा चल एक मिनट, तू इतना ऐसा मेरे साथ बहस कर रहा है, फहद मेरे साथ बहस कर रहा है, तो एक बात बता, मैं तुझे रात रह के दिखाऊं, क्या देगा मुझे? अरे वाह, तू रात रहेगा वहां पे अकेला? हाँ मैं रहूंगा, रात वहां गुजार के आऊंगा। अरे जा, ये तेरे बस का काम नहीं। उसने कहा चल शर्त लगा। और यूं बात होते होते शर्त में बदल गई। एहसन कहता रहा, यार ये ना करो, तो वो दोस्त बोले, यार तू चुप करना। शर्त लग गई, चलो भाई। कासिम ने कहा, अगर मैंने रात यहां पे गुजार ली और खैरो आफियत से सुबह बाहर निकल आया तो फिर क्या इनाम दोगे? वो तीनों बोले, जिसमें एहसन खामोश था और बाद में उसको उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी मजबूरन कि ठीक है, फिर हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। उसके पास कुछ पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन दोस्त जिस तरह शर्त लगाते हैं वैसे एक शर्त सी लग गई थी। कासिम ने कहा, तो फिर ठीक है, आज ही रात मैं इसी खंडर में गुजारूंगा और सुबह तुम्हारे सामने मैं जिंदा सलामत वापस आऊंगा। हाँ, कोई जिन भूत कोई सामने भी आया तो एक दो लगा भी दूंगा उनको कि खबरदार कभी किसी को डराना मत, उनको वार्निंग दे के आऊंगा। यूं जो बात मजाक से शुरू हुई थी, अब वो तकरार में ऐसी बदली कि अब शर्त सी लग गई थी। उन दोस्तों ने कहा, ठीक है, हम फिर ऐसे करेंगे, वैसे भी एडवेंचर करने के हम मूड में आए हैं, तो उस खंडरनुमा इमारत से कुछ ही फासले पे हम अपना कैंप लगाएंगे और रात को वहीं पे हम तीनों रहेंगे ताकि सुबह जैसे ही हो हम तुम्हारे सामने मौजूद हों। और हाँ, तुम्हें किसी लम्हे भी रात को हमारी मदद की जरूरत पड़े तो हम सामने ही होंगे, तुम्हारी चीखों पुकार सुन के, क्योंकि इर्द गिर्द तो कोई आबादी है नहीं, दूर दूर तक वीराना है, तो हो सकता है तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ जाए तो जोर जोर से चीखोगे ना। जब वो जिन तुम्हें पकड़ेंगे, तुम्हें तकलीफ देंगे, तुम्हें डराएंगे, तुम्हारी चीखें तो निकलेंगी, तो बस हमें मदद के लिए पुकार लेना, हम आएंगे भागते हुए अपने यार को बचाने के लिए। यूं जब ये शर्त तय हो गई तो उन चारों ने वाकई उस खंडरनुमा इमारत के सामने एक कैंप लगा दिया। अब सबके पास टॉर्च मौजूद थी। कासिम ने अपनी टॉर्च पकड़ी तो फहद ने उसे कहा, एक और टॉर्च भी अपने साथ रख लो, क्योंकि उस खंडरनुमा बिल्डिंग के अंदर लाइट नहीं है। अगर एक टॉर्च ने काम करना बंद किया तो तुम्हारे पास कम से कम दूसरी लाइट होनी चाहिए। और हाँ, अब सारी रात तो एक लाइट नहीं चल सकेगी, तुम्हें लाइट भी तो चाहिए। तो ये लो, तुम्हें मोमबत्तियां भी दे रहे हैं, तुम मोमबत्तियां भी जला लेना। एक छोटा सा बैग जिसमें मोमबत्तियां, कुछ खाने का सामान और टॉर्च लेके कासिम उनको ये कहता हुआ चल पड़ा, सुबह मिलते हैं, रात को मैं तो वहां पे जाते ही गहरी नींद सो जाऊंगा। वैसे भी थक गया हूं, आज सारा दिन इतना घूमे फिरे हैं कि थकावट सी हो गई है, मैं तो जाते ही सो जाऊंगा। बस जब सुबह उठूंगा ना तो तुम्हारी ऐसी क्लास लूंगा, तुम्हें लग पता जाएगा क्या तुमने जिन भूत और इस तरह की बातें बना रखी हैं। वो उनको खुदाफिज करता हुआ उस खंडरनुमा इमारत जो बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां पे उनका कैंप था, वो इतने फासले पे था कि वो इमारत तो नजर आती थी, लेकिन अंधेरे में डूबी हुई इमारत, इतना एक एहसास होता था कि अगर कोई उस इमारत के अंदर से चीखो पुकार करे तो दूर उस कैंप में मौजूद वो तीनों दोस्त उसकी आवाज सुन सके। कासिम की चाल बताती थी कि उसके अंदर कोई खौफ नहीं है। अगर वो लड़खड़ा हो रहा होता, उसके कदमों में एक खौफ की वजह से कपकपाहट होती, तो शायद फहद फैसला कर चुका था कि मैं उसको रोक लूंगा। लेकिन उसने देखा जिस कॉन्फिडेंस से वो चलता हुआ जा रहा है, वो समझ गया ये नहीं डरेगा।
और फिर कुछ देर के बाद वो उनकी नज़रों से दूर होता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी थी जो उसको रास्ता दिखा रही थी। वो आगे बढ़ रहा था कि उन्होंने देखा कि वो टॉर्च बिल्कुल उस हवेली के दरवाजे पर पहुंच गई है, उसी दरवाजे पे जहां सुबह वो इसके अंदर दाखिल हुए थे। कासिम उस हवेली के अंदर दाखिल हो गया। इस अंदाज में दाखिल हुआ कि उसके हाथ में पकड़ी हुई जो टॉर्च थी अंदर दाखिल ही होते ही वो नजर आनी बंद हो गई, लेकिन एक एहसास था कि अंदर जैसे कोई टॉर्च जलाए हुए है। वो तीनों जो कैंप में थे वहीं पे उस डरपोक एहसन ने कहा कि यार मुझे मजबूरन तुम्हारी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी है, लेकिन ये गलत नहीं हुआ। कासिम ठीक है, माना डरता नहीं है, लेकिन कुछ भी उसके साथ हो गया तो यार गलत होगा। फहद और सलमान बोले, ओ यार हम हैं ना, कुछ हुआ तो तू इधर बैठा रही ना कैंप में, हम भाग के उसके पास चले जाएंगे, अपने यार को बचा लेंगे। इसमें ऐसा क्या है? तुझे क्या लगता है जिन उसको खा जाएंगे? कुछ नहीं होता। कासिम अंदर दाखिल हुआ। उस टॉर्च की रोशनी में, उसी अंधेरे में डूबी हुई पूरी इमारत को जब उसने देखा तो उसके अंदर कोई खौफ नहीं था। उसके दिमाग में एक ही बात थी, इंसान जब पहले से जिन्नात को दिमाग में सवार कर लेता है तो कहीं पे दाखिल होते ही उसकी दिल की धड़कन तेज ही इसलिए होती है, हाय यहाँ पे जिन होंगे। अरे कौन से जिन? आज के दौर में भी कहां से जिन आ गए? एक अंधेरा है, इसी का खौफ है, और क्या है? दरो दीवार, एक पुरानी इमारत जिसमें अब भी कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है, अब भी कुछ सामान मौजूद है। डरने वाले देहाती लोग इसलिए इसके करीब नहीं आते। जिन्नात वाली बिल्डिंग है, सामान भी जिन्नात वाला होगा, इसलिए कोई हाथ नहीं लगाता। खैर मुझे क्या, मुझे तो आज रात यहाँ पे गुजारनी है। उसने बैग उठा के एक जगह पे रखा, एक बड़ी सी मोमबत्ती को एक टेबल के ऊपर रखकर उसको जला दिया। मोमबत्ती की उस रोशनी में पूरी बिल्डिंग जो घुप अंधेरे में डूबी हुई थी, उसकी रोशनी उसकी दरो दीवार पे पड़ने लगी। उस मोमबत्ती के ऊपर जलती हुई वो आग जो शमा की तरह जल रही थी, जिसकी लौ हल्की हल्की हिल रही थी, तो उसके हिलने की वजह से जो इर्द गिर्द दीवारों पे लाइट सी पड़ रही थी, तो दरो दीवार पे वो लाइट हल्की हल्की हिलती हुई महसूस हो रही थी। उसने एक सोफा देखा जो मिट्टी से भर चुका था। उसने चाहते ही उस सोफे को साफ करना शुरू किया। मिट्टी झाड़ते हुए हर तरफ मिट्टी ही मिट्टी हो गई, लेकिन वो सोफा इस काबिल उसने बना दिया कि वो उस पर सो सके। जब वो उस मिट्टी के ऊपर सफाई कर रहा था, जोर जोर से उसको साफ कर रहा था, तो पीछे मोमबत्ती बुझ गई। उस पूरी इमारत के उस बड़े से हॉल नुमा कमरे के अंदर घुप अंधेरा हो गया उस मोमबत्ती के बुझने की वजह से। लेकिन अभी तक उसकी दिल की धड़कन तेज नहीं हुई थी। एक टॉर्च उसने वहीं पे रख दी थी और एक टॉर्च उसने अपनी पॉकेट के अंदर रखी हुई थी। फौरी तौर पे उसने वो टॉर्च निकाली और जला दी। कुछ लम्हों के लिए वो जो हॉल नुमा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया था मोमबत्ती के बुझने की वजह से, टॉर्च के जलते ही फिर से वहां पे लाइट हो गई। उसने टॉर्च को ही जलाए रखा। जानता था कि मेरे झाड़ने की वजह से जो हवा पैदा हुई है उसकी वजह से शायद ये मोमबत्ती बुझ गई है, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो हवा से नहीं बुझी। उसने अच्छी तरीके जब उस सोफे को झाड़ लिया, कब इतना हो गया था कि उस पर आराम से लेट सके और रात गुजार सके, तो उसने फिर से जाके मोमबत्ती को जला दिया और आकर सोफे पर लेट सा गया और खुद कलामी के से अंदाज में बोला, लो भाई हम तो लगे हैं सोने, गहरी नींद सोने। सुबह उठ के उन तीनों को बताऊंगा जो इतने डरपोक से हैं। क्या हुआ अगर एक इमारत खाली है, अंधेरा है, तो किस चीज का डर? लो भाई कासिम मियां सो जाओ। उसने गहरी जमाई लिया और सोफे पर लेट गया। ये सच था। कासिम के अंदर अभी तक कोई खौफ नहीं था, उसके अंदर कोई डर नहीं था। वो वाकई बहादुर था, क्योंकि उसके जहन में यही था कि ये सिर्फ खौफ होता है, हकीकत में कुछ नहीं होता। अगर उसकी जगह पे कोई और होता तो इस इमारत के अंदर घुसना ही उसके लिए जानलेवा साबित होता। वो गहरी नींद सो गया। उसके हाथ पे
घड़ी बंधी हुई थी कि उसकी आंख खुल गई। जैसे उसकी आंख खुली उसने कहा, क्या सुबह हो गई है, मैं क्यों जागा हूं। उसने घड़ी पर निगाह डाली तो देखता है टाइम रात के 12 बज गए हैं। अरे अभी तो हर तरफ अंधेरा है, रात के 12 बजे हैं। वो बड़ी सी मोमबत्ती भी शायद बिल्कुल खत्म होने वाली थी। तो मैं इतनी जल्दी क्यों जाग गया हूं, क्या हुआ है। उसी लम्हे उस इमारत के अंदर एक चिमगादड़ अपने पर फड़फड़ाती हुई उसके ऊपर से गुजरी। अरे ये चिमगादड़ कहां से आ गई, मुझे क्या, कहीं से आ गई होगी। उसी लम्हे उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कोई चल रहा है। उसने गौर से उस आवाज को सुना तो वाकई किसी के कदमों की आवाज थी, जैसे कोई जूती को घसीट घसीट के। कदमों की कुछ लोगों की आवाज होती है, वो जब पांव उठाते हैं तो पूरा कदम नहीं उठाते बल्कि कुछ हिस्सा पीछे वाला जो तलवा होता है पांव का उसको घसीट कर चलते हैं। तो ऐसे ही कोई पांव को घसीट घसीट कर चल रहा था। तो इस खामोशी में डूबी हुई पूरी इमारत के अंदर पांव के घसीटने की आवाज कलेहर सुनाई दे रही थी। ये कौन है जो पांव घसीट के चल रहा है। कि उसी लम्हे उसको महसूस हुआ जिस सोफे पे वो लेटा है वो सोफा हिला है। जैसे ही उसको सोफा हिलता हुआ महसूस हुआ तो एकदम से हैरान हुआ कि सोफा कैसे हिला है। तो उसी वक्त जो लेटा हुआ था उठकर बैठ गया और बोला, ओ भाई कौन है यहां पे, मुझे पता है तुम कोई इंसान हो और मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। मैं डरता नहीं हूं, आ जाओ मेरे सामने आ जाओ, मुझे किसी का डर नहीं है, जो भी हो सामने आओ। खामोशी। तो कुछ देर इस तरह बैठा रहा, खामोशी। कि उसी लम्हे उसको याद आया कि ये तो सोफा हिला था। वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ कि सोफे को पीछे से देख सकूं। उसने टार्च को जला लिया और सोफे को पीछे से देखा कि क्यों हिला था। तो पीछे कोई भी नहीं था, ना ही किसी के कदमों के कोई आवाज। अगर कोई इंसान छुप कर आता उसको डराने के लिए, सोफे के पीछे बैठ के सोफे को हिलाता, तो सोफे के पीछे उसके कदमों के निशान होने चाहिए थे। वहां पे तो किसी के कदमों के कोई निशान नहीं थे। उसने सोफे के आगे वाली साइड पे देखा तो जूतों के निशान सिर्फ उसके जूतों के निशान थे, इर्द गिर्द कहीं पे कोई जूतों के निशान नहीं थे। तो ये सोफे को किसने हिलाया। अभी वो खड़ा सोच ही रहा था कि उसकी कानों ने एक आवाज को सुनी। कानों ने क्लियर उस आवाज को सुना जो सरगोशी में कही गई थी, आ जाओ आ जाओ। एक आ जाओ की सरगोशी थी जो उसके कान में की गई। वो चौंक के इधर उधर मुड़ा और बोला, कौन है, कौन है, सामने आओ। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई टार्च को इधर उधर घुमाने लगा कि उसी वक्त वो सोफा जिस पे वो लेटा हुआ था अपनी जगह से एकदम से उठ गया, जैसे किसी ने सोफे को उठा लिया हो। वो सोफा उसकी आंखों के सामने हवा के अंदर खड़ा था। अब वो वाकई हैरान भी हो गया और परेशान भी हो गया। नजर कोई भी नहीं आ रहा था, तो सोफा खुद ब खुद कैसे उठ गया था, हवा में था। कि उसी लम्हे एक पुरानी सी घड़ी जो शीशे की थी, जो दीवार के ऊपर वाले हिस्से पे लगी हुई थी उस हालनुमा कमरे में, वो घड़ी धड़म से जमीन पे आके गिरी और उसके शीशे की किरचियां दूर दूर तक फैल गईं, वो टूट गई थी। जैसे ही वो धमाका सा हुआ, उसने फौरी तौर पे टार्च उस साइड पे की देखने के लिए कि क्या हुआ है। तो वहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक घड़ी थी जो नीचे आके गिर गई थी और उसके शीशे की किरचियां हो गई थी। और उसी लम्हे उसने देखा एक काला स्याह साया सा था जो तेजी से उसकी आंखों के सामने गया। उस ब्लैक शैडो को, काले स्याह साये को तेजी से जाते हुए उसने देख लिया और उसी लम्हे उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उसकी दिल की धड़कन तेज हुई, अभी वो समझ भी ना पाया था, डर गया था कि उसी लम्हे वो जो सोफा हवा में लहरा रहा था एकदम से उड़ता हुआ छत पे जाके लगा और छत पे लगने के बाद वहीं जमीन पे आके जोर से उसी तरह गिर गया जिस तरह रखा हुआ था। अब उसकी दिल की धड़कन
शदीद तेज हो गई थी। वो सोफा उसके सर में भी लग सकता था। जितनी जोर से किसने उठा के उसको छत पे मार के जमीन पे गिराया था, अगर वो इतनी तेजी से उसके सर पे लगता तो उसकी जान जा सकती थी। और जिस तरह उस घड़ी को गिराया गया था, काला स्याह शैडो वो भागता हुआ गया था और वो सरगोशी, आ जाओ आ जाओ। अब उसे लगा कि जितनी जल्दी हो सके मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। वो काला शैडो कोई इंसान नहीं था। इस सोफे को उठा के छत पे मार के गिराना भी किसी इंसान के बस में नहीं था। और जिस तरह वो घड़ी गिराई गई थी और जिस तरह सरगोशी सुनाई दी थी, उसी लम्हे वो मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागने ही लगा कि एकदम से पूरे उस हाल नुमा कमरे के अंदर इस तरह हवा चलनी शुरू हो गई, शाएं शाएं की आवाजें आना शुरू हो गई, मट्टी धूल उड़ना शुरू हो गई, जैसे कोई तूफान आ गया हो, जैसे कोई आंधी आ गई हो। वो इतनी तेज मट्टी थी, वो इतनी जोर की शाएं शाएं की आवाज थी, हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि उसको अपनी आंखों को बचाने के लिए वो मट्टी उसकी आंखों में जा रही थी। उसको अपने आंखों के आगे हाथ रखना पड़ा। उसने अपने बाजू को अपनी आंखों के आगे रख लिया कि वो अपनी आंखों को इस मट्टी से बचा सके। और उसने इतना महसूस कर लिया कि वो जो गोल मट्टी सी थी, तूफान सा था, वो उस पूरे हाल नुमा कमरे में गोल गोल घूम रहा था, तेजी के साथ गोल गोल। और उसी लम्हे उस हवा की शिद्दत इतनी तेज हो गई कि आवाज भी इतनी तेज हो गई जैसे कोई ट्विस्टर आ गया हो, जैसे कोई हवा का गोला सा बनता है। ऐसा जैसे गांव में भी लोग अक्सर देखते हैं, हवा तेज तेज एक जगह पे घूम रही होती है और उस जगह पे जो कुछ भी कागज कुछ भी हो वो उसके अंदर गोल गोल तेजी से घूमना शुरू हो जाता है। हवा बगोला, जिसको ट्विस्टर बोलते हैं, वो ट्विस्टर की शक्ल इख्तियार कर गई। वो अंदर की हवा इतनी तेज हो गई कि उसके अंदर वो खड़ा हुआ कासिम, जिसने अपनी आंखों को अपने बाजू से ढांप रखा था मट्टी से बचाने के लिए, उसने देखा उसका वजूद उसी ट्विस्टर के अंदर घूमना शुरू हो गया है। वो तेज आंधी नुमा हवा जो गोल गोल घूम रही थी उसके अंदर वो भी घूम रहा था। और घूमते घूमते उसको लगा कि वो कहीं नीचे जाके गिरा है और उसकी आंखें बंद हो गई। उधर वो दोस्त कहां सो सकते थे? वो इस खौफ में कि दोस्त अंदर है, रात को किसी लम्हे भी ये ना हो उनको नींद आ जाए और वो चीखें मारता रहे, डर के बाहर आना चाहे। जरूरी नहीं है वो इतना बहादुर हो, कह के तो गया है किसी लम्हे भी उसको हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत गलत होगा कि अगर हम सोए हुए। एहसन तो वैसे भी कह चुका था सलमान और फहद से कि तुम सोना चाहोगे तो सो जाना, मैं तो नहीं सो सकता, मैं इस तरह अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। तो वो दोनों बोले हम कब सोने लगे हैं, हम भी जागेंगे। यहां तक कि सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो उनको उम्मीद थी कि कासिम बाहर आ जाएगा, लेकिन कासिम बाहर नहीं आया। वो तीनों परेशान से हो गए कि अब तो कासिम को बाहर आ जाना चाहिए था, चलो हम चलते हैं, अब तो सुबह हो गई है, कासिम को बाहर लेके आते हैं, क्या हुआ है। वो तीनों चलते हुए, अब सलमान, फहद और एहसन जो डरपोक था वो भी कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने दोस्त को बचाना है। वो तीनों अब क्योंकि उजाला हो चुका था, रोशनी हो चुकी थी, अब वो डर नहीं था रात वाला। अंदर तो दाखिल हो गए, लेकिन टार्च भी वहीं पड़ी थी। एक टार्च शायद कासिम के साथ रह गई थी, कासिम कहीं पे भी नहीं था। वो कासिम को आवाजें देते रहे और ये सलमान ने कहा कासिम अगर किसी और कमरे में या किसी और जगह पे गया है तो पांव के निशान जो बताते हैं, जो कल हम आए थे सुबह, या हमारे निशान हैं या कासिम के पांव के निशान हैं, ये देखो। लेकिन ज्यादा निशान गायब हो चुके हैं, कुछ निशान बाकी हैं। और जब गौर उन्होंने किया तो वो एकदम से हैरान रह गए कि वो पांव के निशान नहीं थे। अभी तक अंदर एक धूल सी उड़ रही थी। वो पहले जाते ही परेशान हुए, ये धूल किस चीज की है।
क्या कासिम ने क्या सफाइयां की हैं जो धूल उड़ रही है? और पाँव के निशान, जब वो नीचे बैठ के पाँव के निशान को देखने लगे, जो चंद रह गए थे वो पाँव के निशान नहीं थे, वो जूतों के निशान नहीं थे, वो 3-3 उंगलियां थीं, जैसा कोई परिंदा बड़ा सा 3 उंगलियों वाला हो, उसके पंजों के निशान हो। कासिम 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 वो आवाजें देते रहे और कासिम को मुसलसल पुकारने के बाद भी कासिम का कोई पता नहीं था। भरपूर कोशिश करने पे भी जब कासिम का कुछ पता न लगा तो उनको अंदाजा हो गया कुछ गड़बड़ हो चुकी है, हमें कुछ करना होगा, क्या करें? तो सलमान ने कहा, मैं इसलिए डर रहा था, हमने गलत शर्त लगाई, लेकिन रात को ही एक बात मेरे दिल में आ जाएगी। मैं एक हैं अंकल, मैं उनको जानता हूं, यहीं रहते हैं, मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो इल्म जानते हैं, तुम लोग बेफिक्र हो, चलो चलो वापस चलो अपनी रिहाइश पे, मैं उनको फ़ोन करता हूं। और वो तीनों भागे अपनी रिहाइश की तरफ ताकि उन अंकल से राब्ता किया जा सके। उधर कासिम जो बेहोश पड़ा था, उसकी आंख खुली तो उसने देखा वो एक नरमो मुलायम कच्ची सी मट्टी है, उसके ऊपर लेटा हुआ है। उसकी आंख जैसे ही खुली, इससे पहले कि वो आंख खोलता तो उसके हाथों का लम्स जिस मट्टी पे पड़ा था, उस मट्टी के ऊपर उसने अपने हाथों को टच करते हुए देखा तो बिल्कुल एक सॉफ्ट सी मट्टी थी, नर्म सी, जिसके ऊपर वो लेटा हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली, वहां पे घुप अंधेरा सा था, लेकिन दूर से कहीं रोशनी नजर आ रही थी। मैं कहां हूं? थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें जब देखने के काबिल हो गई तो पता लगा एक दूर लंबी सी कोई जगह है जिसके अंदर वो सोया है, लेटा है, कच्ची सी फर्श के ऊपर, कच्ची सी जमीन के ऊपर। और थोड़ी देर के बाद उसको समझ लग गई कि वो एक इंतहाई गहरे कुएं के अंदर लेटा हुआ है जो खुश्क हो चुका है और पानी की जगह पे नरमो मुलायम मट्टी पड़ी है, वो उस मट्टी के ऊपर लेटा है। ये मैं कहां हूं? उठ के खड़ा हुआ तो इर्द गिर्द की दीवारों को हाथ लगाया तो कच्ची दीवारें थीं। ये एक ऐसा कुआं था जो अमूमन कुआं खोद के इर्द गिर्द पक्की ईंटें लगा दी जाती हैं, यहां पे कच्ची दीवारें थीं उसकी। वो दीवारों को हाथ लगाता रहा, अब वो उस रोशनी में उसको देख सकता था कि वो एक दूर गहरे कुएं के अंदर है। अभी वो इन दीवारों को खड़ा देख ही रहा था कि उसके कानों में एक आवाज आई, ठक 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 ठक। ये तो दरवाजा बजाने की आवाज है, कोई दरवाजा बजा रहा है। और उसने चारों तरफ घूम के देखा तो एक तरफ मट्टी के अंदर छुपा हुआ उसको दरवाजा नजर आ गया। वो इस अंदाज में बनाया गया था कि नजर नहीं आ रहा था, लकड़ी का बना हुआ दरवाजा। उस दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से कोई उस दरवाजे को खटखटा रहा था। वो तेजी से बोला, बचाओ, मुझे बचाओ, कौन हो तुम? कौन है उस तरफ? मैं एक कुएं में गिर गया हूं, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। और वो फिर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। जोर लगा के उसको हिम्मत करनी पड़ी, काफी जोर लगाना पड़ा, लेकिन जैसे कैसे कई सालों से बंद वो दरवाजा आखिरकार उसने खोल ही लिया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है कि सामने एक गार नुमा सुरंग है, मट्टी के अंदर खोदी गई सुरंग, इतनी बड़ी सुरंग कि उसके अंदर वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता था, उसको घुटनों के बल जा सकता था। अब वो उस कुएं के बाहर तो नहीं निकल सकता था, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन इस दरवाजे के खोलने के बाद उसको सुरंग नजर आ गई, शायद ये सुरंग मुझे बाहर लेके जाए। वो ये भूल गया कि दरवाजा किसने खटखटाया था। 1 घंटे तक जब मुसलसल उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता रहा तो उसके दिमाग में सिर्फ ये था किसी तरीके इस दरवाजे को खोल लूं। वो भूल गया दूसरी तरफ कौन दरवाजा खटखटा रहा था। जैसे दरवाजा खुल गया उसने सुरंग को देखा। वो टॉर्च जो उसने अपने पास रखी हुई थी, वो अभी भी एक टॉर्च उसके पास थी। उसने टॉर्च जलाकर सुरंग को देखा तो दूर तक जाती हुई वो सुरंग नजर आई। वो बहुत बड़ी सुरंग नहीं थी, इतनी बड़ी नहीं थी कि उसके अंदर इंसान खड़ा हो सकता। हाँ, घुटनों के बल आप जा सकते हैं। वो घुटनों के बल उस कच्ची सुरंग के अंदर चलना शुरू हो गया। उस सुरंग के अंदर चलते 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 कितनी देर वो चल रहा था कि उसको लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, ये तो सुरंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कितनी दूर ये सुरंग है, लेकिन अब तो मैं काफी आगे आ चुका हूं, शायद आगे कोई रास्ता हो।
वो चलता रहा, मजीद घुटनों के बल चलता रहा। अब उसको लगा जैसे इस सुरंग ने तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेना। मैं कितना आगे आ चुका हूं, अब क्या करूं, आगे जाऊं या पीछे? तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, आगे आ जाओ कासिम, आगे आ जाओ। और ये आवाज एक क्लियर लड़की की आवाज थी जो उसका नाम कासिम कह के उसको कह रही थी, आगे आ जाओ। फिर से वो आगे बढ़ना शुरू हो गया, घुटनों के बल चलता चलता चलता। अब उसके घुटने दर्द करना शुरू हो गए थे कि उसको सामने एक रोशनी सी नजर आई, जैसे वो सुरंग कहीं पे खत्म होने जा रही थी और रोशनी होने जा रही थी। तो वो चलता हुआ उस सुरंग के उस दहाने पर पहुंच गया जहां वाकई वो सुरंग बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो रही थी। वो सुरंग से जैसे ही बाहर निकला, उसने देखा वो एक इंतहाई खूबसूरत हसीनो जमील बाग के अंदर मौजूद है। एक ऐसा बाग जहां पे उस बाग के अंदर रंग बिरंगे इंतहाई खूबसूरत फूल खिले हैं, हर तरह के फूल। और उस फूलों के साथ मौजूद जितने भी दरख्त थे वो फलों से लदे हुए थे। ये तो किसी जन्नत के मंजर से कम नहीं है। उसने उस बाग के अंदर एक गहरी सांस ली, हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। वो चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा था कि उसको पीछे से एक आवाज सुनाई थी, कासिम तुम आ गए। एकदम से वो पीछे पलटा और मुड़कर देखा तो एक हसीनो जमील लड़की उसके पीछे खड़ी थी। और जैसे ही उसने लड़की को तरफ देखा, उसकी खूबसूरती को देख के वो हैरान ही रह गया। वो लड़की बोली, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे यकीन था, मुझे यकीन था। कौन हो तुम मेरा क्यों इंतजार कर रही थी, तुम्हें किस चीज का यकीन था? वो एकदम से चलती हुई आई, जैसे कोई मोहब्बत से अपने को मनाने के लिए आगे बढ़ता है, ऐसे ही वो आगे बढ़ी और आते ही उसके हाथ को थाम लिया, चलो। और साथ ही बोली, ये क्या, तुम्हें तो बुखार है, तुम्हारा जिस्म तप रहा है, चलो पहले तुम्हारे मैं बुखार का इलाज कराती हूं, फिर आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। वो उसको घसीटती हुई लेकर एक तरफ चल पड़ी। मजबूरन वो उसके साथ चलना शुरू हो गया और चलते चलते वो एक बहुत ही खूबसूरत हवेली के सामने पहुंच गया। ऐसी खूबसूरत हवेली जिसको उसने देखते ही हैरान हुआ कि कितनी खूबसूरत हवेली है ये। वो उसको लेती हुई उस हवेली के अंदर दाखिल हो गई। वो जैसे ही उस हवेली के बड़े से गेट के अंदर दाखिल हुआ तो उसको लगा ये हवेली कुछ देखी देखी लग रही है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था ये हवेली उसने कहाँ देखी है, लेकिन पहले शायद वो इस हवेली को कहीं देख चुका है। वो उसको लेती हुई जब उस हवेली के हाल नुमा कमरे में दाखिल हुई तो इतना खूबसूरत सजा हुआ वो हाल था। उसका फानूस, दीवारों पर लगी हुई तस्वीरें, वो कीमती लगे हुए पर्दे, नीचे बिछा हुआ इंतहाई खूबसूरत कालीन, और उसको इसी तरह लिए हुए एक वो और बड़े से हाल में पहुंची तो वहां पे एक बहुत बड़ा हाल के ऊपर एक स्टेज सा बना हुआ था। उस स्टेज के ऊपर जो एक बूढ़ा बैठा था उसकी उम्र तकरीबन 100 साल से ज्यादा थी, और हैरत की बात यह थी कि उसकी दाढ़ी सफेद और बहुत ज्यादा लंबी थी। इतनी लंबी दाढ़ी उसने जिंदगी में नहीं देखी थी। उसके बाल बहुत सफेद और उसने ऊपर जूड़े की तरह उनको बालों को बांध रखा था। उसके बहुत सफेद और इतने लंबे बाल थे, जैसे उसकी दाढ़ी बहुत लंबी थी ऐसे ही उसके सर के बाल भी लंबे थे जो उसने ऊपर बांधे हुए थे, और उसने जो मूछें रखी हुई थी वो भी सफेद मूछें नीचे तक लटक रही थी। बहुत बूढ़ा, उसके माथे के ऊपर इतनी शिकनें पड़ी हुई थी, लगता था वो 100 साल से भी ज्यादा बूढ़ा है। वो लड़की उसके पास गई और बोली, दादा कासिम आ गया है, इसको बुखार है, मैं पहले इसको डॉक्टर को दिखा के आती हूं, फिर आपके पास लेके आऊंगी। वो बूढ़ा जब बोला तो आवाज से लगा कि वो तो जवान है, उसका वजूद, उसकी शक्ल बूढ़ा हो चुका है, लेकिन आवाज बूढ़ों की तरह नहीं थी। वो बोला, ये आ गया, इसी का इंतजार था, जाओ पहले इसकी दवाई लेकर आओ।
आओ कासिम। वो आसिम को पकड़ती हुई आगे की तरफ जाना शुरू हो गई। उधर वो तीनों दोस्त जो घर पहुंच चुके थे जहां पे उनकी रिहाइश थी, वहीं पे उन्होंने अपने अंकल को फोन किया जिनका नाम था रहमान शाह जी। वो उनके सलमान के वालिद के बहुत अच्छे दोस्त थे। उनको बताया कि वो यहां पे हैं, उनको मदद की जरूरत है। तो वो बोले रुको, मैं फौरी आता हूं। वो फौरी तौर पे उन तीनों लड़कों के पास पहुंच गए और जब वो पहुंचे तो सलमान ने, फहद ने, एहसन ने उनको वो सारी बातें बता दी जो उनके ऊपर गुजरी थी। और उन्होंने कहा अंकल हमारी मदद कीजिए, हमारा दोस्त कासिम गया है और उसका कोई पता नहीं है, हमें कुछ समझ नहीं आ रही, हम क्या करें? क्या हम पुलिस को फोन करें या क्या करें? वो अल्लाह वाले थे, रूहानियत जानते थे, एक बुजुर्ग शख्सियत के मालिक थे, नूरानी सा चेहरा था उनका, शाहजी का। तो रहमान साहब बोले बेटा तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे बुला लिया, और मुझे बैठकर कुछ पढ़ना होगा, कुछ देखना होगा, और उसके बाद ही मैं तुम्हें बता सकूंगा क्या है। चलो मुझे उस बिल्डिंग के पास लेकर चलो। वो तीनों दोस्त उनको गाड़ी में बिठाकर उसी बिल्डिंग के पास ले गए। वो उस बिल्डिंग के अंदर दाखिल हुए और उन तीनों से कहा तुम बाहर ही रुको। वो अंदर गए, कुछ देर क्या करते रहे, क्या पढ़ते रहे, उन तीनों ने ये तो नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद वो वापस आ गए और बोले तुम्हारा दोस्त फंस चुका है, इसी हवेली के अंदर मौजूद है, इसी खंडर के अंदर मौजूद है, लेकिन वो बुरी तरीके फंस चुका है, उसकी जान को खतरा है, हमें बहुत जल्दी करनी होगी, हमारे पास वक्त बहुत कम है, वो उसे मार डालेंगे। सलमान बोला हम क्या कर सकते हैं? उसने कहा मुझे पढ़ना होगा, बैठ के पढ़ना होगा, और आज रात को ही जैसे हर तरफ अंधेरा फैलेगा तुम तीनों में से कोई एक अंदर जाएगा, और जैसे मैं उसे गाइड करूंगा, जैसे उसे समझा के भेजूंगा, वैसे ही वो जाके करेगा और अपने दोस्त को बचा कर लाएगा। कोई एक? क्या हम तीनों जा सकते हैं? नहीं मेरे बेटे, अगर तुम तीनों जा सकते तो उससे बेहतर था मैं खुद चला जाता। नहीं, मुझे बैठकर पढ़ना होगा, पीछे बैठ के संभालना होगा, तुम तीनों में से कोई एक अंदर जाएगा। तो सबसे डरपोक एहसन बोला मैं अंदर जाऊंगा। वो दोनों चौंक पड़े। सलमान और फहद इसलिए चौंक पड़े, जो सबसे डरपोक था वो कह रहा था मैं अंदर जाऊंगा। तो उन दोनों ने उसको यूं देखा जैसे आंखों ही आंखों में सवाल पूछ रहे हो कि तू? तो वो बोला हाँ, मेरे दोस्त की जान खतरे में है, मैंने तुम दोनों को मना किया था शर्त मत लगाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे अपने दोस्त को बचाने के लिए मेरी जान भी जाती है तो चली जाए, मैं जाऊंगा। तो रहमान साहब बोले नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते। सलमान क्या तुम जाना चाहोगे? जी अंकल, मैं तैयार हूं, मैं जा सकता हूं। तो फहद बोला मैं जाने को तैयार हूं, मैं जा सकता हूं। तो बोले नहीं, तुम्हें एहसन का ख्याल रखना है फहद बेटे, सलमान जाएगा। वो बैठकर मुसलसल कुछ पढ़ते रहे यहां तक कि शाम हो गई। और जब शाम हुई तो वो सलमान से बोले मैंने सब देख लिया है, वो एक ऐसे जगह फंस चुका है जहां वो निकलना भी चाहे तो खुद जिंदगी भर नहीं निकल सकता। और आज ही रात है, आज रात से पहले पहले हमने उसको निकाल लिया ठीक, वरना वो कभी नहीं मिल सकेगा, फिर वो कभी नहीं मिल सकेगा। बैठो एहसन, मैं तुम्हें जो कुछ बताने जा रहा हूं एक एक बात को याद कर लो, तुमने वैसे ही करना है जैसे मैं तुम्हें कह रहा हूं, गलती की तो बहुत नुकसान हो जाएगा, गौर से सुनो। और वो एहसन को तफसील से बताना शुरू हो गए। उधर वो लड़की कासिम का हाथ पकड़े जो आगे बढ़ रही थी, एक और कमरे में दाखिल हुई। बहुत ही सजाया गया, बहुत ही खूबसूरत कमरा। उस कमरे के अंदर जैसे ही वो दाखिल हुई तो बोली मोहसिन भाई, कासिम आ गया है, देखिए ना इसको बुखार है। कासिम
मोहसिन को देख के चौंक पड़ा। वो उसको नहीं जानता था कि ये कौन है। वो मोहसिन के करीब गया और मोहसिन ने उसको देखते कहा, रुको, मुझे देखने दो। उसके माथे पे हाथ लगाया, कहाँ, इसको तो फिर से बुखार हो गया है। तो वो लड़की बोली, कासिम, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे तुम मुझे जानते नहीं? मोहसिन भाई, क्या इसका दिमाग फिर से मेमोरी लॉस हो गई है? क्या ये फिर से सब भूल गया है? मेरी मेमोरी लॉस? मैं भूल गया हूं? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं रात गुजारने के लिए उस हवेली में गया था और मैं अपने दोस्तों से शर्त लगा के गया था कि रात को मैं वहां रुका था और वहां पे एक जलजला सा आया, एक कयामत सी आई, एक हवा सी आई और मैं कहां से कहां पहुंच गया। कौन लोग हो तुम और ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? वो लड़की रोने वाले अंदाज में बोली, मोहसिन भाई प्लीज, पहले भी आपने इसे जिंदा किया था, अब इसकी दिमाग को ठीक कीजिए। ये अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है। लगता है ये सब कुछ भूल गया, मुझे, अपनी शुमैला को भूल गया। वो बोला, कौन शुमैला? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो मेरे साथ? तो मोहसिन बोला, कासिम, याद करो। अगर तुम याद करोगे तो शायद तुम्हें याद आ जाएगा। ये शुमैला है, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी मोहब्बत। मैं किसी शुमैला को नहीं जानता। मैं जिंदगी में कभी किसी शुमैला से नहीं मिला। कौन सी शुमैला? कौन सा मेरा प्यार? सही कहती हो शुमैला तुम। लगता है ये सब कुछ भूल गया है। मैंने इसे जिंदा तो कर लिया है लेकिन इसकी मेमोरी को मैं बचा नहीं सका। अब हमें कोशिश करनी होगी कि इसकी मेमोरी को बचाएं, लेकिन इसको सब बताना पड़ेगा, शायद इसको सब याद आ जाए। वो अभी तक उलझा हुआ था कि ये कैसी बातें हो रही हैं, ये क्या हो रहा है, कि तभी मोहसिन ने उसको बताना शुरू किया कि रुको शुमैला, तुम इसको याद कराओ, शायद इसको कुछ याद आ जाए। तभी शुमैला ने कहा, कासिम, वो भूल गए जब पहली दफा तुम और मैं उस बाग में मिले थे। उस बाग में तुम हाथ में फूल लिए बैठे हुए थे। तुम्हें फूलों से बहुत प्यार था और मैं भी फूलों की दीवानी। वहां पे घूमते घूमते मैंने तुम्हें दूर से देखा। तुम्हें ऐसे फूलों को हाथ में पकड़े हुए, खुशबू को सूंघते हुए देखा तो मैं हैरान रह गई कि क्या कोई मेरी तरह भी फूलों को प्यार कर सकता है। तो मैं चलती हुई तुम्हारे पास आई, मेरे हाथों में भी फूल था। तुमने जब मेरे हाथों में फूल देखा तो तुम बोले थे, लगता है आपको भी फूलों का खुशबू बहुत पसंद है, आप भी फूलों से प्यार करती हैं। तो मैंने तुम्हें कहा था, आपके हाथों में जिस अंदाज में मैंने फूल देखे हैं तभी तो मैं आपके करीब आ गई हूं। आप भी क्या फूलों के दीवाने हैं? तो कासिम, तुमने कहा था, जी हां, मैं फूलों का शैदाई हूं, मुझे फूल बहुत पसंद हैं। और मैं तुमसे बोली थी, मुझे भी फूल बहुत पसंद हैं, क्या मैं आपके साथ बैठ सकती हूं? तुमने मुझे बैठने की जगह दी और वो हमारी पहली मुलाकात थी। और उसके बाद वहीं हम मुसलसल मिलते रहे। मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में घूमती थी, हम मुख्तलिफ जगहों पे आते जाते थे। वो सिलसिला जो दोस्ती से शुरू हुआ था मोहब्बत में बदल गया। हम दोनों बेइंतहा प्यार करने लगे थे। क्या तुम्हें खाने में ये चीज पसंद नहीं? वो ठीक कह रही थी। कासिम को वो खाने में पसंद था, लेकिन वो अपने दिमाग पे जोर दे रहा था कि ये क्या बता रहे हैं। तब उसने कहा, क्या तुम्हें ये लिबास पसंद नहीं? क्या तुम इस तरह के जूते नहीं पहनते थे? वो सारी बातें सही कह रही थी। वो लिबास, वो जूते, वो खाना, सब उसके पसंदीदा थे। वो बोली, याद आया ना, तुम इसी तरह का खाना खाते थे, इसी तरह के जूते पहनते थे, इसी तरह का करते थे। उसने दिल में सोचा, हाँ बात तो ठीक कर रही है, मैं इसी तरह का ही करता था। अगर ये बातें मुझे याद आ गई हैं तो मुझे और क्यों नहीं याद आ रहा? वो उलझ रहा था कि तभी वो बोली, फिर वो दिन आ गया जब हमने फैसला किया कि हम शादी करने वाले हैं। हमें शादी करनी थी। तुम बहुत खुश थे, मैं बहुत खुश थी। मेरे दादा जिनसे तुम बाहर मिल के आए हो, मेरे बाबा जिनसे तुम मिले थे, मोहसिन भाई, ये सब तुम्हें याद नहीं है? तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों से मिले थे। हम दोनों के घर वाले बहुत खुश थे। हमारी शादी होने वाली थी, शादियों की तैयारियां हो रही थी। और याद है तुम्हें, मेरे लिए लिबास लेने के लिए तुमने कहा था मैं भी साथ चलूंगा। तुम गाड़ी चला रहे थे और मैं तुम्हारे साथ फ्रंट सीट पे बैठी थी और हम शादी का लिबास पसंद करने जा रहे थे, तुम्हारा और मेरा लिबास।
कि वहीं से सामने एक तेज रफ्तार में आती हुई बस ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी थी और उस गाड़ी के अंदर ही हम दोनों मारे गए थे। हम दोनों उस गाड़ी में मर गए थे। और फिर यही फैसल भाई व मोहसिन भाई जो सामने खड़े हैं, ये फरिश्ता बन के हमारी दुनिया में आए थे। इन्होंने हमारे मुर्दा वजूद को फिर से जान दी थी। वो रूह जो बेचैन थी हमारे वजूद से निकलने के बाद वहीं पे मचल रही थी, मेरी रूह भी और तुम्हारी रूह भी। वो इसलिए वापस उस दुनिया की तरफ लौट के रूहें नहीं जा सकी थी कि क्योंकि हम दोनों इतना प्यार करते थे, हमारा प्यार इतना सच्चा था कि मरने के बाद भी हम वापस अपनी दुनिया में, जो रूहों की दुनिया होती है, वहाँ जाने को इसलिए तैयार नहीं थे कि हमें मिलना था। और हम भटक रहे थे अपनी अपनी उस मरे हुए वजूद, मरे हुए उन जिस्मों के इर्द गिर्द भटक रहे थे कि यही मोहसिन भाई रूहों को देखने वाले, इन्होंने जान लिया था, इन्होंने देख लिया था। इंसानों में ये वो वाहिद इंसान थे जो रूहों को देख सकते थे। और इन्होंने हमारी बेचैन रूहों को देख लिया था कि कैसी तड़प रही हैं, कितनी मोहब्बत है, मरने के बाद भी जुदा होने को तैयार नहीं है। हम दोनों की रूहों ने एक दूसरे के हाथ को थाम रखा था और हम बेचैन होकर इधर उधर उस गाड़ी के इर्द गिर्द भटक रहे थे जहां पे एक रश लग चुका था, लोग जमा हो चुके थे। गाड़ी कुचली जा चुकी थी, हमारे मुर्दा वजूद उसके अंदर थे। और तभी मोहसिन भाई जो सही माने में फरिश्ता थे, इन्होंने हमारी रूह को देख लिया था और तभी इन्होंने फैसला किया कि वो फिर से हमें जिंदा करेंगे। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया? अभी तक कुछ याद नहीं आया? प्लीज कासिम, अपने दिमाग पर जोर दो, याद करो वो सारी बातें। कह दो शुमैला, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कासिम मुसलसल उलझा हुआ था, ये कैसी कहानी है, ये कैसी बात है, ये क्या है? कि फिर से शुमैला ने बोलना शुरू किया, मैं तुम्हें आगे बताती हूं, शायद तुम्हें याद आ जाए। फिर मोहसिन भाई चलते हुए हमारे करीब आए थे, हमारी दोनों की रूहों के पास, कि वापस हमारी रूहों को हमारे वजूद के अंदर दाखिल कर सकें। उधर दूसरी तरफ रात हो चुकी थी, अंधेरा फैल चुका था और रहमान शाह साहब सलमान को तैयार कर चुके थे उस हवेली में भेजने के लिए कि मैं और तुम्हारे दोनों दोस्तों के साथ बाहर रहूंगा और जहां मदद की जरूरत होगी तुम्हारे कानों में मेरी आवाज गूंजेगी। एक गुलाम गर्दिश है जिसमें तुम्हारा दोस्त भटक रहा है। इसी हवेली में मौजूद एक गुलाम गर्दिश जिससे तुम्हारे दोस्त को छुटकारा देना है। और आज की रात है हमारे पास, जाओ मेरे बच्चे, और जो मैंने कहा है वो पढ़ते हुए जाओ। और जो सोफा पड़ा है उसी सोफे से तुम्हारा दोस्त गया है, उसी सोफे पे जाकर बैठ जाना, अपने दोनों हाथ सोफे पे रख लेना और पढ़ते रहना। याद रखना, फिर तुम इस जगह पे नहीं रहोगे, उसी गुलाम गर्दिश में पहुंच जाओगे, उसी घोरक धंधा में पहुंच जाओगे, उसी जहान में पहुंच जाओगे, उसी दुनिया में पहुंच जाओगे जो धोखा है, आंखों का धोखा, लेकिन इसी हवेली में मौजूद आंखों का धोखा। क्या तुम तैयार हो? सलमान ने कहा, हां मैं तैयार हूं। सलमान अंदर चला गया। वो जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो हवेली, जिसको पहले भी वो देख चुका था दिन की रोशनी में, वो गुप्त अंधेरे में डूबी हुई थी। वो जैसे ही उस हवेली के अंदर दाखिल हुआ तो उसको ऐसा लगा कि मुख्तलिफ दीवारों के कोनों के अंदर कई लाल सुर्ख आंखें हैं जो उसको देख रही हैं। वो आंखें सिर्फ एक लम्हे के लिए उसको नजर आई, जैसे लाल सुर्ख आंखें थीं। उन आंखों को उसने एक सेकंड से भी कम हिस्से में देखा और वो गायब हो गई। लेकिन समझ गया कि कुछ मैंने देखा है, लेकिन वो डरा हुआ ज़रूर था, लेकिन ये जानता था कि अल्लाह का वली, एक अल्लाह का फ़कीर, एक अल्लाह का नेक बंदा मेरे लिए मौजूद है, मुझे कुछ नहीं होगा। वो चलता चलता, वो विर्द करता करता उसी सोफ़े पर आके बैठ गया और दोनों हाथ उसी सोफ़े पर रख लिया और उसने वो कलाम ऊँची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। तभी उसके कानों में रहमान शाह जी की आवाज़ आई, इसको पढ़ते रहो और जैसे ही कुछ तब्दीली आए तो अपनी आंखों को खुला छोड़ देना, चाहे कुछ भी हो आंखें बंद मत करना।
वो ऊंची आवाज में पढ़ता रहा, सोफे पे हाथ रख के बैठा हुआ था कि एकदम से उसी तरह का तूफान, उसी तरह की आंधी चलनी शुरू हो गई। शदीद मट्टी उड़ना शुरू हो गई और गोल गोल मट्टी घूमना शुरू हो गई, जैसे ट्विस्टर आ गया हो, जैसे हवा बगोला आ गया हो, गोल गोल घूमना शुरू हो गया। उस हवा बगोले के अंदर आंखों को खुला रखना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मट्टी इतना ज़्यादा उड़ रही थी और उड़ उड़ के आंखों में पड़ रही थी। लेकिन उसको वो लफ्ज़ याद थे कि आंखें खुली रखना। उसको बहुत तकलीफ हो रही थी, मट्टी उसकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन उसने फिर भी आंखें बंद नहीं की। वो बैठा रहा। वो बगोला इसी तरह चलता रहा, आग बगोला गोल गोल घूमता रहा कि तब उसने देखा उसका वजूद सोफे समेत उसी सोफे पे उसी तरह बैठा हुआ है, हाथ रख के सोफा ही उठ गया है और सोफा गोल गोल घूमना शुरू हो गया, गोल गोल घूमना शुरू हो गया। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, आंखें बंद कर लो। ये उसी शाहजी की आवाज़ थी। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके बाद वो गोल घूमता रहा। उसको कुछ याद नहीं। थोड़ी देर के बाद उसने देखा वो इसी हवेली के इसी हाल में मौजूद है। लेकिन फर्क ये था कि ये हवेली बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, ऐसी हवेली बन चुकी थी। वही हाल जिसके अंदर थोड़ी देर पहले वो सोफे पे बैठा था, मट्टी से भरा हुआ था, दरो दीवार धूल से अटकी हुई थी, टूट फूट का सालों से बंद हवेली जो एक बाहर से ही खौफनाक मंजर पेश करती थी, अंदर तो धूल मट्टी इतनी थी वो चमक दमक रही थी। फानूस, पर्दे, नीचे बिछा हुआ कालीन, इंतहा की खूबसूरत हो चुकी थी वो हवेली। उस हवेली के उसी हाल में खड़ा था और समझ गया अंकल की उस जुमले को, बस ये याद रखना वो सब धोखा होगा, आंखों का धोखा। वो समझ गया मैं उसी हवेली के उसी हाल में हूं, लेकिन ये आंखों का धोखा है। कानों में एक आवाज आई, सीधा आगे बढ़ो और आगे से सीधे हाथ मुड़ जाना। वो चलता हुआ आगे गया तो आगे एक इसी तरह का और बड़ा सा हाल नुमा कमरा था। उस कमरे के अंदर उसने देखा सामने एक स्टेज सा लगा है। उस स्टेज के ऊपर एक बूढ़ा बैठा है जिसकी बड़ी सी दाढ़ी है, उसके बाल ऊपर बंधे हुए हैं, सफ़ेद उसकी मूंछें, सफ़ेद दाढ़ी नीचे तक लटकी हुई है, लेकिन वो सो रहा है। उसकी गर्दन साइड की तरफ है और वो सोया हुआ है। सामने तो कोई दरवाज़ा नहीं था। उसको याद था कि उसने राइट साइड पे मुड़ना है और वो राइट साइड की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वो राइट साइड के कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वहां देखता है एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की, एक लड़का और कासिम खड़ा है। कासिम उस लड़की की तरफ ऐसी प्यार भरी निगाहों से देख रहा है, ऐसे लगता था कासिम को देख के जैसे उस लड़की से अभी लिपट जाएगा, अभी उसको गले लगा लेगा। उसकी आंखों में उस लड़की के लिए इतना प्यार था कि वो हैरान रह गया। और जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ तो वो लड़की भी चौंक पड़ी और वो सामने खड़ा हुआ मोहसिन भी चौंक पड़ा और उन दोनों ने कहा, भागो। ये आखिरी जुमला था। जैसे ही उसने कहा भागो, वो कासिम जो बिल्कुल एक नशे में था, एक मदहोश था, जो वो किसी के हुस्न में, किसी के प्यार में, किसी की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हो गया था कि उसको ऐसी मोहब्बत भरी निगाहों से देख के उसकी बाहें उठना शुरू हो गई थी उसको गले लगाने के लिए। उसने जैसे ही सामने किसी को देखा तो उसको याद ना आया सामने कौन है, लेकिन जैसे ही मोहसिन ने कहा भागो तो उसी वक्त वो जोर से कलमात पढ़ने शुरू कर दिए जो सलमान को बताए गए थे कि जैसे ही तुम्हें कुछ नजर आएगा तो तुमने जोर जोर से पढ़ना है। और उसी लम्हे उसने जोर जोर से जैसे ही वो लफ्ज़ पढ़ने शुरू कर दिए तो उस सामने खड़ी हुई इंतहाई हसीनो जमील लड़की और उस मोहसिन के मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गई। ना सिर्फ चीखें बल्कि उनके वजूद के ऊपर से उनके जिस्म का हर अंग हटना शुरू हो गया। ऐसे लगता था जैसे उसके गालों की स्किन, गालों की जिल्द नीचे गिर रही हो, जैसे उसकी आंखें बाहर निकल गईं, उसका नाक गिर गया, उसके कान गिर गए, उसका पूरा वजूद उसकी हड्डियों के उस ढांचे से अलग होता जा रहा था। देखते ही देखते वो कलाम पढ़ता रहा कि उन दोनों के वजूदों से पूरा हड्डियों का ढांचा सिर्फ रह गया। ऊपर जितना भी वजूद था, जितनी भी स्किन थी, जिल्द थी, सारी गायब सी होते होते इतनी गायब हो गई कि सिर्फ दो हड्डियों के ढांचे रह गए। और उसको वो जुमला याद आ गया जो उस रहमान शाह ने कहा था कि जब तुम ऊंचा ऊंचा ये पढ़ो और तुम देखो
कि कोई भी ऐसी ज़ात, कोई भी ऐसी मखलूक, कोई भी ऐसी बला, कोई भी ऐसी चुड़ैल, कोई भी ऐसा जिन कुछ भी नज़र आए, तुमने फौरी तौर पे ये पढ़ना है और तुम्हारे पढ़ते पढ़ते उनकी चीखें निकलनी शुरू हो जाएंगी। वो तकलीफ़ से कराहेंगे, तुम्हें कहेंगे रुक जाओ, तुमने रुकना नहीं है। वो भी चीखते रहे, रोकते रहे, लेकिन वो रुका नहीं। और उसने कहा जब उनके वजूद बिल्कुल ख़त्म हो जाएं तो फिर आखिर में ये पढ़ना, ये वाला जब पढ़ोगे, ये अगर तुमने पढ़ना भूल गए तो याद रखना तुम भी फिर वापस नहीं आ सकते, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूंगा। मेरा राब्ता तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन जब तुम उस जहान में पहुंच जाओगे, उस घोरक धंधा में पहुंच जाओगे जहां उस गुलाम गर्दिश में तुम उनके वजूद को जलाने लगोगे, उस ढांचे को आग लगनी शुरू हो जाएगी, उस वक्त मेरा तुमसे भी राब्ता नहीं होगा। ये वाली लाइन लाजमी याद रखना। ये लाइन ही उस पूरे मंजर को ख़त्म करेगी और वापस तुम्हें, तुम्हारे दोस्त को वापस लेकर आएगी। और जैसे ही वो उसकी मदद, जैसे ही वो उसने पढ़ना शुरू किया, उनके जिस्म से, ढांचों से जिस्म के टुकड़े गायब होना शुरू हो गए, सिर्फ ढांचे रह गए। तो अब आखिरी वो आयत पढ़नी थी जिस पे उनके वजूदों को आग लगनी थी, और उन्होंने उस मंजर से वापस आना था कि तभी उसके दोस्त कासिम की आवाज आई, सलमान ये तू क्या पढ़ रहा है, रोक दे इसको, मेरे प्यार को तू खत्म कर रहा है, मेरी मोहब्बत को तू जला रहा है, रोक दे इसको। और एक लम्हे के लिए ठठर गया, और ये वो लम्हा था जब उसके दिमाग के अंदर ऐसा उसको लगा कि उसका दिमाग शाएं शाएं कर रहा है और उसको कुछ याद नहीं आ रहा। वो ऐसा उलझ गया था, जो अभी तक याद किया हुआ था कासिम के बोलने पे ऐसा उलझा कि उसको लगा कि क्या हुआ है। वो अपने दिमाग पे जोर देना शुरू हो गया कि ये क्या हुआ है, क्या पढ़ना था। और उसने कहा या अल्लाह मेरी मदद कर, या अल्लाह मेरी मदद कर। उसको याद आ गया कि नहीं तो मैं भी फंस जाऊंगा और दोस्त भी वापस नहीं आएगा, और जो ये मंजर आंखों में के सामने हुआ था ये सब वापस उसी तरीके हो जाएगा जहां से वो शुरू हुआ था। यानी कि फिर से इनके वजूद जुड़ जाएंगे और फिर सलमान भी वहीं का होके रहेगा। लेकिन जो लिखा होता है वो होके रहता है। उसके दिमाग में वो आयत याद आ गई, और जैसे ही याद आई उसने ऊंची आवाज में वो आयत पढ़नी शुरू कर दी। जैसे ही वो आयत उसने ऊंची आवाज में पढ़ी तो उन दोनों के खड़े हुए वजूद को आग लग गई, और जैसे ही वजूद को आग लगी उसी लम्हे जैसे ही वो ढांचे आग से जल के जमीन पे नीचे गिरे तो उनकी जिस्म की वो जो राख थी वो ऊपर उठी है, और उठते ही वो राख गोल गोल घूमना शुरू हो गई है, और वो राख मट्टी में बदल गई है, धूल में बदल गई है। पूरा वो हाल नुमा कमरा धूल और मट्टी से भर गया है, और उसी तरीके वो सब गोल गोल घूमना शुरू हो गए जैसे वो ट्विस्टर आया था। तभी उसने चीख के कहा कासिम आंखें बंद कर लो, और उसने अपनी आंखें सलमान ने बंद कर दी कासिम को कह के। तेज एक आंधी चलती रही, गोल गोल घूमती रही। वो दोनों कितनी देर घूमते रहे कि एकदम से जब आंधी रुकी तो वो दोनों फर्श पर पड़े थे। जैसे ही वो फर्श पर गिरे तो आहिस्ता आहिस्ता वो शाएं शाएं आंधी तूफान खत्म होता गया। मट्टी आहिस्ता 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 हटती गई, यहां तक कि सलमान ने देखा कि वो जमीन पर लेटा है और उसके साथ कासिम भी लेटा है, और उसके कानों में आवाज आई मुबारक हो, तुमने कर दिखाया, रुको मैं अंदर आ रहा हूं। और उसी वक्त रहमान बाबा चलते हुए अंदर आ गए। इतनी देर में सलमान भी उठ चुका था और वो हाथ देकर कासिम को भी उठा चुका था। वो अंदर दाखिल हुए और बोले सलमान बेटा तुमने कर दिखाया, अब बाहर आ जाओ। वो दोनों को लेकर बाहर आ गए, जहां फहद और एहसन उन दोनों को देखकर खुश हो गए, वहीं कासिम बेइंतहा उलझा हुआ था। रहमान बाबा ने उसको देखकर कहा वो अधूरी कहानी मैं मुकम्मल कर देता हूं, तुम्हारे दिमाग को वो उलझाने में कामयाब हो गए थे। वो शैतानी ताकतें थी। मरने के बाद कभी कोई जिंदा नहीं होता। मरने के बाद अगर कोई जिंदा होता है तो रब की मर्जी से होता है। रब ही रूह को वापस डाल सकता है। किसी इंसान, किसी शैतान, किसी बशर में इतनी ताकत नहीं है कि मुर्दा के अंदर रूह डाल के उसको जिंदा कर सके। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हारा तो अकीदा यही है कि कभी कोई जिंदा नहीं हो सकता रब की मर्जी के सिवा। वो गुलाम गर्दिश इसलिए थी कि वो तुम्हें शैतान बहका रहे थे,
तुम्हें अपनी बातों में इस तरह उलझा रहे थे। अगर तुम वहां पे कह देते हाँ मुझे मेरी मोहब्बत याद आ गई, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, तो बस फिर तुम कभी वापस ना आ सकते। अच्छा किया कि सलमान ने मुझसे रब्ता किया और मैंने पढ़ाई करके चेक कर लिया था कि तुम्हें उन्होंने फंसा दिया है, उलझा दिया है। अब वो तुम्हें अपना करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हारी हाँ ज़रूरी थी। इसलिए तुम्हें उन्होंने एक झूठी कहानी सुनाई जिस पे तुम्हें यकीन आता गया। वो शैतानी ताकतें थीं, तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी थी, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ तुम्हें बताया जो सच था। तुम सब कुछ सच समझ बैठे, सब कुछ सच नहीं था, कुछ बातें सच थीं। खाना पीना पहनना फलां बात ये तो सच था, तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी थी। लेकिन अगली जो कहानी थी कि उस लड़की से मिलना, ये करना, वो सब झूठ था। क्योंकि कासिम से उन्होंने पूछ लिया था, जो उलझा हुआ था, कि क्या सोच रहे हो, तो कासिम ने पूरी कहानी सुना दी थी कि वो क्या था। तो उसके बाद उस शाहजी ने उनको सारा बताया कि वो एक शैतानी कहानी थी जिसके जरिए वो तुम्हें अपना बनाने जा रहे थे, और अगर आज रात तुम हाँ कर देते तो तुम फिर कभी वापस ना आते। वो शैतान, वो जिन्नात तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाते। जब तुम सोने के लिए उस कमरे में चैलेंज करके चले गए थे, तो वो शैतानी लड़की, वो शैतानी ताकत वहां पे मौजूद थी। उसने देखते ही तुम पर फिदा हो गई थी, क्योंकि तुम वाकई बहादुर थे, तुम वाकई निडर थे, और उसको तुम पसंद आ गए। इसलिए वो तुम्हारे साथ एक शैतानी खेल खेलना चाह रहे थे कि तुम्हें तुम्हारी रजामंदी से लेके जाते और अपने उस शैतानी दुनिया में जाके कहते कि अपनी रजामंदी से आया है, हम थोड़ा इसको लेकर आए हैं। खुदा का शुक्र अदा करो, तुम बच गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा अब तुम यहां रुको मत, और हाँ ये मैं पानी दम करके दे रहा हूं, कुछ अरसे तक तुम चारों ये पानी पीते रहना और खुदा का शुक्र अदा करना। बेटा अब यहां मत रुको, जाओ। कासिम ने पूछा उस दुनिया का क्या हुआ जहां मैं गया था, वो कहां पे थी? रहमान बाबा बोले वो कहीं नहीं थी, वो सब धोखा था, आंखों का धोखा। वो शैतानी ताकतें जो चाहें इंसान को दिखा सकते हैं। तुम इसी ही हवेली में, इसी खंडर में मौजूद थे, कहीं भी नहीं गए थे। वो कुआं, वो दरवाजा, वो उसके अंदर से गुजरना, सब आंखों का धोखा था। यही हवेली थी। सलमान बोल पड़ा हाँ जब मैं भी अंदर दाखिल हुआ था तो मैं भी हैरान रह गया था कि ये तो कुछ देखा देखा सा लगता है। तभी कासिम बोला हाँ मुझे भी याद आ रहा था कुछ देखा देखा सा है। वो इसलिए कि वो यही हवेली को उन्होंने तुम्हारी आंखों के सामने खूबसूरत बनाकर पेश कर दिया था। हकीकत ऐसी नहीं थी। शैतान जिन्नात इंसान को जो दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। सलमान जब तुम दाखिल हुए थे क्या तुम्हें अंदाजा हो गया था? उसने कहा हाँ मुझे कुछ अंदाजा हो गया था, और आपने वैसे भी मुझे कुछ बता दिया था, इसलिए मुझे पता था। रह गया कासिम की बात, तो रहमान बाबा बोले ये बिल्कुल उनके ट्रांस में चला गया था, उनकी शैतानी सहर में आ गया था, उनके जादू में आ गया था। और अगर ये हाँ कर देता तो वो हमेशा के लिए इसी हवेली में ही रहता, लेकिन इंसानों की नजरों से दूर, जिन्नात की नजरों में। तो वहीं पे कासिम ने सवाल किया, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा हाँ पूछो। आप कह रही हैं अगर मैं उनकी बातों में आ जाता तो मुझे अपने साथ ले जाते अपनी दुनिया में, तो क्या मेरा वजूद भी वहीं पे चला जाता? रहमान बाबा बोले नहीं, तुम्हारा वजूद यहां मुर्दा पाया जाता। तुम्हारा वजूद इसी हाल में वो मुर्दा फेंक जाते, तुम्हें उस वजूद में से निकाल कर ले जाते। दुनिया की नज़रों में तुम मर जाते और तुम्हें यह दफना देते, लेकिन हकीकत में तुम उनके साथ जा चुके होते। तो कासिम बोला इसका मतलब है जो वो मुझे कहानी सुना रहे थे कि तुम मर गए थे, तुम्हें जिंदा किया, कि ये किया वो किया, इसका यही मतलब हुआ कि मैं अगर हाँ कर देता तो मुझसे क्या कहते? रहमान बाबा बोले तो तुमसे कहते अब तुम हमेशा मेरे साथ रहने के लिए खुश हो, और तुम उसको गले लगा लेते और कहते हाँ मैं खुश हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो फिर कहते इस अपने गंदा वजूद को फेंक दो, उतार के फेंक दो इस वजूद को और चलो हमारे साथ। तुम ना समझ पाते, वो जो वजूद को कहते गंदे वजूद को उठाकर फेंक दो, वो असल में तुम्हें वहां मार कर फेंक देते और तुम्हें अपने साथ ले जाते। तुम ये समझते तुमने अपने गंदे वजूद को वहां फेंक दिया है, तुम्हारी मेमोरी भूल गई थी, अब तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। असल में तुम उनकी कहानी के ज़ेरे असर आ जाते और फिर उन्हीं की तरह उनके शैतानी बातों में आके उन्हीं की दुनिया में चले जाते। उन चारों ने रहमान अंकल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और उनके कहने के मुताबिक पानी सबने पिया, और जो
पूरे 1-2 हफ्ते के लिए तलकीन की गई थी, वादा किया कि उस पर पूरा अमल करेंगे और कुछ अर्सा इस तरह का कोई एडवेंचर नहीं करेंगे। और स्पेशली कासिम से कहा गया था कि तुमने कुछ अरसा तक ऐसी किसी भी खंडर, किसी भी ऐसी जगह के करीब भी नहीं जाना, याद रखना। उसने कहा इसकी वजह पूछ सकता हूं? उन्होंने कहा नहीं, हर सवाल का जवाब नहीं होता, बस कोशिश करना ऐसी किसी भी खंडर, किसी भी ऐसी जगह पे जो हॉन्टेड हो, बंद पड़ी हो, खौफनाक हो, वीराना हो, उससे दूर रहना। क्योंकि ये जो जिन्नात होते हैं ना, इनको बहुत कुछ पता लग जाता है। जो कुछ ख़त्म हुआ है हम नहीं जानते, उनको पता लग जाता है। ये नहीं तो कोई और जिन्नात, और नहीं तो और जिन्नात, उनको पता लग जाता है। इसलिए हमें उनसे बचना होता है। तुमने इसलिए उनकी दुनिया के करीब मत जाना है। उनकी दुनिया से मुराद बंद, खंडर, खौफनाक, डरावनी, कुछ अरसा, उसके बाद जा सकते हो। उन चारों ने अंकल का शुक्रिया अदा किया और वहां से सीधे रवाना हो गए। कुछ अरसे तक मुसलसल उसी तरह अपना पानी वगैरह पीते रहे, अपना ख्याल करते रहे, और कासिम ने भरपूर वही ख्याल रखा और उसके बाद वो ऐसी जगहों पे नहीं गया। लेकिन कासिम जिन्होंने कहानी भेजी वो कहते हैं सिर्फ वो दिन नहीं, उसके बाद भी मैंने ज़िंदगी भर कोशिश की कि कभी भी इस तरह का हम एडवेंचर नहीं करेंगे, ना हमने किया। अब भी हम चारों दोस्त इकट्ठे हैं, शादीशुदा हैं, बीवी बच्चों वाले हैं, मोहब्बत से रहते हैं। आज भी उस रात को याद करते हैं तो बेइंतहा डर जाते हैं। पुरस्कार किताबें पढ़ने का आज भी शौक़ है, और उन किताबों से जब आपकी कहानियों की तरफ लगे तो आपका स्टाइल, उन्होंने कहा यूट्यूब पे कई चैनल हैं, कई लोगों ने कहा कहानियाँ, लेकिन हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपका अंदाज़े बयां ऐसा है, एक दफ़ा जब सुना तो दीवाने से हो गए और फिर मुस्तकिल सुनना शुरू कर दिया। अब बाकायदगी से सुनते हैं। तभी हमने फ़ैसला किया कि हमें भी अपनी कहानी भेजनी चाहिए जो हमने आपके हवाले की है। हम तो उस कहानी को सुन के एक दफ़ा फिर से खौफज़दा हो जाएंगे, लेकिन लोगों को हमारी कहानी कैसे लगती है ये तो वो लोग ही बताएंगे। यकीनन मैं भी यही कहूँगा, आपको कहानी कैसी लगी आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।